स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में जो डीओपीटी ने सारे कानून गज़ट ऑफ इंडिया के तहत जारी कर दिए हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके क्या कानून, इसके कौन क्या नियम है, नियमावली क्या है। तो पहला ये देखेंगे कि एक ये किया गया है कि एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू हुई जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कहा गया है। इसके बाद इसकी पात्रता के संबंध में बात करेंगे कि आखिर इसकी पात्रता क्या है, ये हम देखेंगे। तो पात्रता की अगर जहाँ तक बात हो तो पात्रता हम देखते हैं, सुनिश्चित भुगतान यानी प्रॉपर पेंशन किसे मिलेगा, उसे मिलेगा यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा यानी योग्य सेवा, अर्हक यानी योग्य सेवा के पश्चात अधिवर्षिता यानी अधिवर्षिता हमेशा याद रखिएगा, यहाँ रिटायरमेंट के लिए यूज़ किया गया, प्राप्त कर लेता है। तो अधिवर्षिता यानी कोई कर्मचारी अगर 10 साल की सर्विस पे रिटायरमेंट प्राप्त कर लेता है तो उसे रिटायरमेंट के डेट से पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा पेंशन, चलिए हम देखते हैं। बहुत फास्ट कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। FR 56 केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1965 के अंदर कोई शास्ति नहीं है कि प्रावधान यानी कोई पनिशमेंट नहीं है कि प्रावधान अगर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति करने के मामले सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि को यानी 25 साल की अगर न्यूनतम अवधि की सेवा हो जाती है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट और विवादित है ये। यदि सेवा अवधि की अधिवस्था जाए यानी यदि जॉब कर रहा होता बंदा, जरा देखिए इस चीज़ को कि यदि जॉब कर रहा होता तो उस समय उसकी अधिवस्था अगर जारी रहती तो उस तारीख पे यानी अगर आपने VRS ले लिया, VRS लेने के बाद भी अगर आपको पेंशन नहीं मिलेगा तब तक कि अगर आप जॉब कर रहे होते तो जिस एज में रिटायर करते उस एज से पेंशन मिलता। और अगर आप रिमूव कर दिए गए, अगर आप डिसमिसल हो गया आपके जॉब में से तो या इस्तीफा दे दिया तो किसी भी प्रकार का आपको सुनिश्चित भुगतान नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें अगला विकल्प ये निकल के आता है कि योजना के अंतर्गत लाभ क्या क्या है। 12 महीने के लिए यानी आपने सारे रूल्स को फॉलो किए हैं तो रिटायरमेंट के डेट से पिछले 12 महीने का बेसिक का 50% अलॉन्ग विद DA या DR तो ऐड ही है। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की यानी कम से कम 25 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। उसके बाद 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कम अर्हक सेवा का अवधि के मामले ये देखिएगा अनुपातिक यानी जितनी सर्विस रहेगी उतना रेशियो के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा। तीसरे जगह देखते हैं 10 साल या उससे अधिक अर्हक सेवा के पश्चात यानी 10 साल या उससे अधिक की अगर सर्विस हुई है तो कम से कम 10,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा गारंटेड अलॉन्ग विद DR। न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात यानी न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा हो गई, आपने VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख से कर्मचारी अगर सेवा में रहता और उसको रिटायरमेंट मिलती तब। आगे देखते हैं, रिटायरमेंट के पश्चात भुगतान धारक के मृत्यु के मामले में अगर रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन ले रहा है, उसकी डेथ हो गई तो तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार यानी भुगतान धारक की मृत्यु हो गई अधिवर्षता के पश्चात, देखिए ध्यान दीजिए, रिटायरमेंट के बाद अगर भुगतान धारक यानी सर्विस में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो भुगतान धारक को जो यानी जिससे पेंशन उतना मिलता उसका भुगतान का 60% उसके विवाहित पति या पत्नी यानी पति या पत्नी दोनों में से एक को पेंशन मिलेगा। अब ये देखते हैं कि महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध हो गई, यानी महंगाई राहत जो है दोनों पे अवेलेबल रहेगा। यानी महंगाई DR जो है आपको आपके पेंशन पे और फैमिली पेंशन दोनों पे दिया जाएगा, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू यानी जो सर्विस में काम कर रहे हैं उसको जो DA मिल रहा है उसी के हिसाब से किया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। आगे चलते हैं, अर्हक सेवा यानी योग्य सेवा 6 महीने की मासिक। अब क्या है कि आपको लमसम अमाउंट क्या मिलेगा, 6 वो आगे बताऊंगा। वैसे देख लीजिए, 6 महीने की सर्विस को एक सर्विस काउंट किया जाएगा और उस सर्विस को काउंट करने के बाद 6 महीने की सर्विस कल टू लास्ट 6 महीने की सर्विस की एक उसका 10% निकाला जाएगा और वो 10% निकाल करके जितनी सर्विस हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वो कर दिया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प में 2 कॉर्पस निधियों को मिलाकर बनेगा।
क्या क्या 2 कॉर्पस बनेंगे? कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान का एक व्यक्तिगत कॉर्पस, यानी आपका 10% प्लस 14% जो है ये एक कॉर्पस हो गया, और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान यानी 8.5% का एक कॉर्पस बनेगा, याद रखिएगा। कर्मचारियों के अंशदान मूल वेतन महंगाई भत्ता का 10% होगा। इसके बाद केंद्र सरकार का अंशदान मूल वेतन पर महंगाई का 10% होगा, और 8.5% का जो है, सॉरी ये यहाँ पे 10% ही रहेगा, 14 नहीं, और उसके बाद जो बचेगा 8.5%, ये 8.5% अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगा, जिनमें समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अब ये पूल कॉर्पस आपको कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाला है, वो देखिएगा। तो अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सुनिश्चित करने के लिए राशि है। अब आगे चलते हैं। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए निवेश विकल्प को ही अपना सकते हैं। इसका जो 10% का है उसे व्यक्तिगत निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन PFRDA द्वारा विनियमित किया जाएगा। PFRDA द्वारा समय समय पर निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न को भी परिभाषित किया जा सकता है। कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो उसके डिफॉल्ट पैटर्न जो वहाँ निवेश करना चाहती है PFRDA निवेश करेगी। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा। अब वैसे जो नियम बनाएगा वही सब कुछ अधिकार रखेगा। उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी ये अच्छी चीज़ है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने के नियम से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और वो यूपीएस का पेंशन का चुनते हैं तो उसे PFRDA टॉपअप राशि के प्रावधान के रूप में अमाउंट प्रदान करेगी। ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्हें भी कुछ अमाउंट मिल जाएगा फिलहाल में, जब तक OPS पे कुछ व्याख्या निकल के नहीं आती है। अगला देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन एक प्रभावी तारीख को NPS के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी NPS के अंतर्गत या तो एक UPS का विकल्प चयन कर सकते हैं या UPS के विकल्प के बिना NPS प्रणाली में रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी UPS के विकल्प का चयन करता है इसके सभी निर्धारण शर्तें अपनाया माना जाएगा और एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। यानी इसका कहना ये है कि जो NPS में है या जो UPS में है, आइदर वो UPS में रहे या NPS में रहे, लेकिन जो नियम अपना लेंगे वो अंतिम निर्णय माना। एक बार अगर आपने UPS के नियम को ले लिया तो आप उसी में रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी NPS के अंदर UPS के विकल्प के प्रभावी तिथि सेवा में है तो एक UPS के विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी का जो स्थायी सेवानिवृत्ति खाता परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है वो NPS के कॉर्पस बकाया जो UPS के पेंशन कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। NPS के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने UPS की योजना का विकल्प लिया है के लिए PFRDA द्वारा निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य की गणना की जाएगी। बेंचमार्क कॉर्पस बहुत इंपॉर्टेंट। बेंचमार्क कॉर्पस में है कि योग्य सेवा प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारी नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोज्य अंशदान की नियमित प्राप्ति, अनुपलब्ध अंशदान जिन्होंने कंट्रीब्यूशन जिस महीने में नहीं किया है उसमें PFRDA द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एक मूल्य, यानी जिसने कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया तो उसके लिए क्या एक अमाउंट निर्धारित करती है PFRDA और क्या डिडक्शन करती है, और ऐसे कंट्रीब्यूशन जिसमें PFRDA द्वारा डिफ़ॉल्ट पैटर्न में क्या परिभाषित किया जाता है, ये बेंचमार्क कॉर्पस रेडी करेगा जो आपके पेंशन कैलकुलेशन में काम आएगा। अब देखते हैं कि बेंचमार्क कॉर्पस के बाद गणना क्या की जाती है, वो भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये 8वां पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत UPS के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस के व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल यूनिटों को अंतरिम करने के लिए प्राधिकार यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल यूनिट से कम है तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यानी क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है इसको समझिए। मान लीजिए जिसने बेंचमार्क कॉर्पस एक रेडी किया,
एक अमाउंट बताया, उस अमाउंट से कम अगर अमाउंट हो रहा है व्यक्तिगत इंडिविजुअल कॉर्पस, तो अगर 2 लाख 4 लाख कम हो रहा है तो उसे वो पूरा कर सकती है 50% पेंशन लेने के लिए। यही सब चीज़ें ओपीएस में विवाद खड़ी करती है। ये सब चीज़ें ओपीएस में नहीं था, लेकिन यहीं पे व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य यदि बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक है तो कर्मचारी को वो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यही सब ओपीएस में जो कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, इसलिए लोग ओपीएस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि अन्य बातों को लेकर के। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस से मूल कॉर्पस में अतिरिक्त यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात, यानी अगर वो कम ही रह गया तो रेशियो वाइज पेंशन दिया जाएगा। यही सब तो दिक्कत की बात है, इसीलिए तो इतने सारे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दिया। ये सब क्लैरिटी अगर होती तो ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आती। एकीकृत में यूपीएस में एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के कारण कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोज्य अंशदान से नियमित समय संचय निर्भर करता है। खैर, 11वां पॉइंट देखते हैं। 11वां पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कि जो यूपीएस का चयन करेगा वो रिटायरमेंट के बाद किसी तरह के रूल्स रेगुलेशन में जो चेंजेस आएंगे या किसी तरह का फिनेंशियल लाभ या सेवानिवृत्ति के बाद किसी तरह की समानता की मांग या दावा या क्लेम नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है, केस नहीं करिएगा, ऐसा कहा जा रहा है। भाई आप केस वेस नहीं करिएगा, जो ले लिया आपने ले लिया, उसके साथ खुश रहो। हाँ, उसके साथ साथ आगे देखते हैं 13वें पॉइंट को। 12वें पॉइंट में कोई खास नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि जिन्होंने ऑलरेडी एनपीएस के तहत पहले ही रिटायरमेंट मिल गई है उनको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा और उनके लिए एक अधिवरिष्ठता कर्मचारी की टॉपअप राशि पेंशन निधि यानी पीएफआरडी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बड़ा नाम है यार, पेंशन निधि विनियामक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसलिए पीएफआरडी कहूँगा। और उनके द्वारा की गई निकासी और उनके भुगतान को वार्षिक समाजी द्वारा प्रायोजित समाजित करने को, यानी उसका एक कैलकुलेशन करके बताएंगे उन्हें क्या मिलेगा जो पहले से रिटायर हो चुके हैं, फंड ले चुके हैं, एनपीएस में छोटा बहुत कुछ मिल रहा है उनके लिए। अब आगे देखते हैं। उसका अगला है कि रिटायरमेंट के बाद अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले, जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई का विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित, मतलब जो पनिशमेंट के अंतर्गत हैं उनके लिए नए अगले रूल्स रेगुलेशन के चेंजेस आगे लाए जाएंगे। अभी आने बचे हैं, बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के भुगतान कार्यक्रम के रूप में व्याख्यात्मक उदाहरण का अनुबंध दिए गए हैं। तो ये था आपका यूपीएस पेंशन स्कीम। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें जो चेंजेस बताए गए हैं वो चेंजेस हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है इन चीज़ों को जो बताया है इन्होंने। वो कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस के क्लैरिटी खुद क्लैरिकल लोगों को भी नहीं होगी, ऑफिसर्स को भी ज़्यादा नहीं होगी क्लैरिटी। तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं, मगर ये कॉम्प्लिकेशंस ही कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर करती है कि किस तरह के पेंशन आने चाहिए, ओपीएस क्यों आना चाहिए, ओपीएस क्यों नहीं आना चाहिए, इसके बारे में इसी चक्कर में ये सारे चीज़ों का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अब क्या होता है बेंचमार्क कॉर्पस, अगले पार्ट में मैं आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा। एग्जाम्पल जो इन्होंने 5 दिए हैं उसी के साथ कैलकुलेट करेंगे और मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में।